Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you conservation of momentum. तो conservation of momentum आपके बुक में इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है, ठीक है। ऐसे तो पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है बहुत ईजी एज वेल एज इम्पॉर्टेंट दोनों ही है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ने का और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो कि मतलब क्या पढूं और क्या छोड़ूं, ठीक है, तो सबसे पहले आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही पढ़ लीजिए। कई बार जो है इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब तो जैसे अगर आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहे हैं तो भी आप बहुत इजीली जो है इस लॉ को यूज करके आप जो है अपना क्वेश्चन बना सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में और ये बहुत ही इजी है दिखने में, जितना आपको थोड़ा सा वो लगेगा, क्योंकि मोमेंटम आपने अभी तक सुना नहीं था कभी ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। तो अभी तो जैसे हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस किया कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं और मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम को p से डिनोट किया जाता है, स्मॉल p से, और उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो कंजर्वेशन वाले वर्ड से हम तो बहुत पहले से ही मतलब हमारा जो है आमना सामना हो रहा है। कंजर्वेशन, हर एनर्जी कंजर्वेशन जो है और हीट कंजर्वेशन, बहुत सारे कंजर्वेशन आपने सुने होंगे, ठीक है। तो यहाँ मोमेंटम का कंजर्वेशन है, मतलब कि जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है, ये मतलब है। तो जो मोमेंटम है वो बॉडी का, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रह रहा है, यानी कि उसकी मास इनटू वेलोसिटी जो इनिशियल है वही फाइनल भी रहेगी। तो इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो ये कैसे होता है इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, फिर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसके कि बहुत सारे चांसेस यही रहते हैं कि न्यूमेरिकल ही आपसे पूछे, ठीक है। और इस टाइम तो बिल्कुल न्यूमेरिकल ही पूछते हैं ज़्यादातर टीचर्स। तो सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, टू बॉल्स ए एंड बी, मान लीजिए कि दो बॉल्स हैं, एक बॉल ए है और एक बॉल बी है, ठीक है, और उनका मास जो है, बॉल ए का मास जो है वो एम ए है, ठीक है, और बॉल बी का मास एम बी है, ठीक है। आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एक एट डिफरेंट वेलोसिटीज यू ए एंड यू बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये दोनों ही बॉल जिनकी की इनिशियल वेलोसिटी यू ए है और बॉल बी की वेलोसिटी यू बी है और इनका मासेस रिस्पेक्टिवली एम ए और एम बी है, ये चल रही हैं एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। सो एंड देयर आर नो अदर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, और इनके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है या कोई उनको धक्का दे रहा है या कोई अलग से फोर्स की सप्लाई कर रहा है, ये सब नहीं है, वो बस चल रही हैं, ठीक है, स्मूथ प्लेन पे, ओके। सो लेट अस कंसिडर, चलो हम एक कंडीशन मान लेते हैं, एक सपोजिशन मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सपोजिशन मान लेते हैं कि जो बॉल ए है उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कि हम यू ए से डिनोट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू बी यानी बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं, आपसे आगे कोई बच्चा चल रहा है, ठीक है, और आप उसके पीछे चल रहे हैं। अगर आप तेज़ी से चलेंगे तो थोड़ी देर के बाद आप अपने से आगे चलने वाले को पीछे छोड़ देंगे ना, ठीक है। वैसे ही ये दोनों बॉल्स क्या है, एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं, एकदम एक के पीछे एक चल रही हैं, लेकिन बॉल ए की वेलोसिटी बॉल बी से ज़्यादा है, यानी कुछ टाइम के बाद जो है बॉल ए जो है वो बॉल बी से टकराएगी क्योंकि बॉल ए की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। एंड द टू बॉल्स कोलाइड विद ईच अदर एज शोन इन फिगर 9.14 बी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, बॉल ए इनिशियल वेलोसिटी यू ए है, बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी यू बी है। थोड़े टाइम के बाद दोनों बॉल्स जो है आपस में टच हो गई, क्योंकि ये इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये इससे टच हो ही जाएगी थोड़ी देर के बाद, तो दोनों आपस में टच हो गई, ठीक है। तो बॉल ए जो है बॉल बी के ऊपर कुछ फोर्स लगाएगी, जिसको कि हम एफ ए बी से डिनोट करें, क्योंकि टकराएगी तो फोर्स तो एक्सर्ट करेगी ही ना। और हमें पता है कि इक्वल एंड अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें पता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बॉल ए के ऊपर भी लगेगा और उसका डायरेक्शन ये होगा एफ बी ए। जो फोर्स बॉल बी ए पे डालेगी उसको हम एफ बी ए से डिनोट करेंगे, और जो फोर्स बॉल बी पे डालेगी उसको एफ ए बी से हम डिनोट करेंगे। और हम देखेंगे कि टक्कर होने के बाद फिर ये दो बॉल सेपरेट हो गई और बॉल बी जो है वो
आगे चलने लगी और बॉल ए जो है वो पीछे चलने लग गई। अब फिर से ये दोनों बॉल, उस वक्त जो है बॉल बी की जो वेलोसिटी है वी बी हो गई फाइनल वेलोसिटी, और बॉल ए की जो वेलोसिटी वो वी ए हो गई, ठीक है। और ये दोनों फिर से मूव करने लग गई, ठीक है। अब इस सपोजिशन से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम, मतलब जो, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी कोई भी लॉ है ये हमने नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे हम लीगल लॉज बनाते हैं कि कोई चोरी करेगा तो उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी, कोई मर्डर करेगा तो उसको फांसी की सज़ा मिलेगी, या इस तरह के कुछ लॉज बनाते हैं ना, तो ये तो लॉज हम बनाते हैं जो लीगल लॉज होते हैं। पर ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये सारे क्या है, ये सब नेचुरल लॉज है। मतलब नेचर में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ऑलरेडी है। इस तरह के फिनोमिना नेचर में देखने को मिलती है और हर बार मिलती है और सब चीजों के साथ मिलती है। मतलब हर एक चीज इसी तरह का बिहेवियर को शो करती ही करती है। ये सारी चीजों को साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया और उनकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने इसको एक मतलब वर्ड के फॉर्म में, एक सेंटेंस के फॉर्म में उन्होंने इसको लिखा, जिसको कि फिर हमने लॉ की तरह मान लिया। क्योंकि ये अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी मतलब चीजें हो रही हैं, वो सब के सब, जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उस सब में ये लॉ को फिट पाया गया और इसको हमने फिर लॉ, मतलब इस स्टेटमेंट को फिट पाया गया और हमने इसको फिर लॉ कहना शुरू कर दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि हमने नहीं बनाया है, ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है कि ऐसा होता है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 9.1 द मोमेंटम प्लूरल ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन आर एम ए यू ए। तो मोमेंटम का जैसे हमने फॉर्मूला देखा कि मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम बॉल ए की कैलकुलेट करें तो एम ए यू ए, ठीक है, और जो फाइनल मोमेंटम है वो एम ए वी ए, ठीक है। और उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, ठीक है। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं, हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। तो उसको हम एफ ए बी से भी डिनोट करते हैं। सो ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन। तो वेलोसिटी में जो चेंज आया वो एसेलरेशन होता है, ठीक है। वैसे ही बॉल बी के लिए भी हम सेम यही चीज लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल बी ड्यूरिंग द कोलिजन विल बी एम बी इज इक्वल टू, जो भी फोर्स है एफ बी ए इज इक्वल टू एम बी इंटू वी बी माइनस वी यू बाई टी। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द फोर्स एफ ए बी एक्सर्टेड बाय बॉल ए ऑन बॉल बी। तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी इस्तेमाल करेंगे, वो एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ है, ठीक है। सो एंड द फोर्स एफ बी ए एक्सर्टेड बाय द बॉल बी ऑन बॉल ए मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन का जो लॉ है लगेगा, उसके हिसाब से एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। तो दोनों फोर्स इक्वल हैं लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग है, इस वजह से यहाँ पे हमने माइनस साइन लगाया है, ठीक है। तो अब ये दोनों फोर्स इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो उसके हिसाब से अगर हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट करें, एम ए लिख दें, फोर्स एफ ए बी जो है एम ए वी ए माइनस यू ए था, जो कि इक्वल होगा माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी बाई टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इक्वेशन, ठीक है। इनिशियल मतलब मास और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए प्लस मास ऑफ बॉल बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल ए इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल ए प्लस मास ऑफ बॉल बी इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल बी। तो ये जो स्टेटमेंट आया है इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? क्योंकि सिंस जो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स ए एंड बी बिफोर द कोलिजन। तो ये जो है ये वाला स्टेटमेंट, ये एम ए यू ए एम बी यू बी, ये टोटल मोमेंटम है बॉल के कोलाइड करने से पहले का, ठीक है। और एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी ये है टोटल मोमेंटम है जबकि वो बॉल कोलाइड कर चुकी होंगी तब का है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 9.7 वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड और कंजर्व्ड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, ठीक है।
As a result of this ideal collision experiment, we say that the sum of momenta of the two objects before collision is equal to the sum of momenta after the collision, provided there is no external unbalanced force acting on them. तो इससे इस तरह का ये तो एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने किए और हर बार उनको ये कंजर्वेशन का जो फिनोमेना है हर बार उनको यही देखने को मिला और फिर उन्होंने इसको नाम दे दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्टरनेटिवली बी गिवन एज टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय द कोलिजन। तो जब भी किसी दो चीज कोलाइड करती है तो उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इस चीज को एक और अच्छी तरीके से समझाया गया है एक एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी 9.5 के थ्रू, जिसमें कि कहा गया है कि टेक अ बिग रबर बलून एंड इन्फ्लेट इट फुली। इन्फ्लेट मतलब फुला लेना, ठीक है। एक बड़ा सा रबर का बलून ले लीजिए और उसको फुला लीजिए पूरी तरीके से। टाई इट्स नेक यूजिंग अ थ्रेड, उसका जो मुंह है वो बांध दीजिए धागे से ताकि उसकी हवा जो है निकले नहीं, ठीक है। ऑल्सो यूजिंग एन एडहेसिव टेप, एक टेप ले लीजिए जो पतला सा ट्रांसपेरेंट टेप आता है, उसकी मदद से यूजिंग एन एडहेसिव टेप फिक्स अ स्ट्रॉ ऑन द सरफेस ऑफ दिस बलून। एक स्ट्रॉ जो है इस बलून के सरफेस पे चिपका दीजिए। जैसे यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो ना, इस फिगर में क्या किया गया है कि ये एक बलून लिया गया है, इसको फुलाया गया, फुलाने के बाद इसके मुंह को धागे से बांध दिया गया ताकि इसकी हवा ना निकल पाए, और उसके बाद एक स्ट्रॉ जो पानी पीने वाला स्ट्रॉ आता है ना, ठीक है, जूस वगैरह पी तो उस स्ट्रॉ को इसके सरफेस के ऊपर टेप से यहाँ पे चिपका दिया गया है, ठीक है। और क्या किया गया, इस स्ट्रॉ के अंदर से एक धागा बांध दिया गया, धागा अंदर से निकाल के, और इस धागे का एक सिरा इधर बांधा गया और एक सिरा इधर दीवार से, दोनों सिरों को बांध दिया गया धागे से। फिर क्या किया गया, बलून में से हवा निकाल दीजिए, इस धागे को जो है हटा दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रॉ मूव्स। अब आपको बताना है कि जो स्ट्रॉ है वो किस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। तो आप देखोगे क्योंकि ये जो हवा है वो इधर निकल रही है, इधर की तरफ निकल रही है, तो ये क्या है, इसका अपोजिट रिएक्शन होगा ना। जैसे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो आप देखोगे कि ये जो है ये हवा इधर को निकलेगी, ठीक है, इधर को निकल रही है, तो ये पीछे के बगल को फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, जिससे की वजह से ये स्ट्रॉ जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहा बिफोर एंड आफ्टर, इसीलिए, ठीक है। और एक और एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, टेक अ टेस्ट ट्यूब ऑफ गुड क्वालिटी ग्लास मटेरियल एंड पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, प्लेस अ स्टॉपकॉक एट द। आपको क्या करना है, एक इस तरह का सेटअप बना लेना है, ठीक है। एक अच्छी क्वालिटी का टेस्ट ट्यूब कांच की ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा पानी ले लीजिए और उसके कॉर्क से उसका मुंह कस के ढक दीजिए, ठीक है, और उसको इस तरह से हीट करना शुरू करिए। क्या होगा, इसके अंदर पूरा भाप 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 बन जाएगा, और भाप से इतना ज्यादा प्रेशर एक टाइम पे क्रिएट होगा कि ये जो कॉर्क है ये उड़ जाएगा, मतलब खट से यहाँ से हट जाएगा, भाप का प्रेशर होता है ना। तो जैसे ही आप देखोगे कि ये कॉर्क निकला ऐसे, ये टेस्ट ट्यूब हिलने लगेगी और ये टेस्ट ट्यूब इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। कॉर्क का ढक्कन, क्योंकि भाप बनेगी तो भाप इसको ऊपर उठेगी और इसको ऊपर पुश करेगी, तो कॉर्क का ढक्कन इस डायरेक्शन में जाएगा, और जितनी तेजी से ये आगे बढ़ेगा उतनी तेजी से ये टेस्ट ट्यूब को धक्का देगा और ये टेस्ट ट्यूब इधर आएगी। तो यहाँ पे भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रिकॉइल जिसको कहते हैं हम, ठीक है, तो एक्शन का रिएक्शन होता है। Also observe the difference in the velocity of the cork appears to have and that of the recoiling test tube। और आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब जो है ज्यादा दूर नहीं जाएगा, टेस्ट ट्यूब जैसे यहाँ पे है तो टेस्ट ट्यूब यहाँ तक जाएगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब को अगर जैसे अब ये धक्का देगा तो टेस्ट ट्यूब यहाँ तक जाएगा, लेकिन आप देखोगे कॉर्क जो है वो यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। मतलब दोनों की डिस्टेंस, जबकि इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा ये उतना ही फोर्स इसके ऊपर भी लगाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस इतना ही ट्रेवल करेगा, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लग रहा है। कैसे, क्योंकि मोमेंटा का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मास भी रोल प्ले कर रहा है। अब कॉर्क का मास तो कम होगा ना टेस्ट ट्यूब से, ठीक है, टेस्ट ट्यूब का मास ज्यादा है, ठीक है। तो जब मोमेंटा अगर कंजर्व्ड है, यानी पी जो है वो कंजर्व्ड है, तो अगर किसी भी चीज की वेलोसिटी ज्यादा है
तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है, लेकिन मास कम है। लेकिन अगर किसी के मास ज़्यादा है तो मोमेंटा क्योंकि कंजर्व है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इवन दो दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों का मोमेंटा जो है वो जो वेलोसिटी है, जो दूरी है, जो इम्पैक्ट है, दोनों के ऊपर अलग अलग हमें होता हुआ नजर आएगा। इट इज बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन देयर मास, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 9.6, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? तो क्या होता है, जब भी हम कोई गोली चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हम जब भी फायर करते हैं, इस फिगर में दिखाया गया है कि जैसे बिफोर फायरिंग ये राइफल इस तरह की होती है, ठीक है। जब भी हम फायर करते हैं तो गोली इस तरह से डायरेक्शन में निकलती है, जैसे ये गोली निकल रही है, ठीक है। इसका वजन दिया है 20 ग्राम और बंदूक का वजन दिया है 2 kg, ठीक है। और जो गोली है वो इस डायरेक्शन में जा रही है 150 मीटर की स्पीड से। तो क्या होगा कि जब गोली यहाँ से चली तो जो फोर्स गोली के ऊपर लगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस बंदूक के ऊपर भी लगा होगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ठीक है। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है, ठीक है। तो लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी है, तो मोमेंटम अगर हम बुलेट का निकाले तो इसका मास कितना है 20 ग्राम इंटू 150 मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी है। अब लेकिन यहाँ पे बंदूक का भी मोमेंटा जो है वो कंजर्व होना चाहिए, तो इसका भी मोमेंटा उतना ही होगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट रेट से जा रहा है, ठीक है। सो इसका जब हम मोमेंटा निकालेंगे तो इसका मास तो 2 kg है, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं है, वही वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है जिसको कि हम रिकॉइलिंग कह रहे हैं कि बंदूक कितने की स्पीड से रिकॉइल होगा, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि टोटल मोमेंटा ऑफ द पिस्टल एंड द बुलेट बिफोर द फायर व्हेन द गन इज रेस्ट, तो बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटा दोनों का कंजर्व रहेगा। तो बिफोर फायरिंग अगर हम देखें तो गोली जो है बंदूक के अंदर ही थी, इसी वजह से दोनों का कंबाइंड मास था और दोनों रेस्ट में थे, तो रेस्ट में वेलोसिटी 0 रहती है, तो उस वक्त उसका मोमेंटा 0 रहा था, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ द पिस्टल एंड द बुलेट आफ्टर इट इज फायर्ड, वो कैसे निकालेंगे कि गोली का मास प्लस उसकी वेलोसिटी प्लस बंदूक का मास प्लस उसकी वेलोसिटी, और हमको वेलोसिटी बंदूक की नहीं पता तो हम v लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3 + 2v kg पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटा आफ्टर द फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटा बिफोर द फायर, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा यही कहता है कि बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटा कंजर्व रहेगा, यानी दोनों इक्वल रहेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि 3 + 2v = 0, क्योंकि इनिशियल मोमेंटा 0 था, फाइनल मोमेंटा ये है, तो दोनों बराबर ही होने चाहिए एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा, ठीक है। तो हमारे पास v किया गया और वो माइनस साइन में आया है, यानी कि जिस डायरेक्शन में गोली चली है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो है बंदूक रिकॉइल करेगी और वो -1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिकॉइल करेगी। जब भी हम कोई पिस्टल चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो गोली तो चलती है, हमें भी धक्का लगता है, कंधे पे रख के चलाते हैं, उसे धक्का लगता है, ठीक है। हाथ पे लगाएंगे देंगे तो हाथ पे भी हमें बहुत तेज से झटका लग सकता है, ठीक है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन इन विच द पिस्टल वुड recoil is opposite to that of bullet, that is right to left। तो ये नेगेटिव साइन का ये मतलब है कि वो डायरेक्शन बता रहा है कि दूसरे डायरेक्शन में इसका रिकॉइल हुआ, गोली के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं 9.7, ए गर्ल ऑफ मास 40 kg जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू अ स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। एक लड़की है जिसका कि मास 40 kg है, वो जंप करती है कितने की स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक स्टेशनरी कार्ट पे, मतलब एक पहिए लगे हुए कार्ट के ऊपर, ठीक है। कई बार सर्फिंग या इस बोर्ड, स्केट बोर्ड जिसको कह सकते हो, ठीक है, उसके ऊपर जंप करती है, ओके। द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। जब वो कूद जाती है उसके ऊपर तो उसकी वेलोसिटी उस वक्त क्या होगी, ठीक है। एज्यूम दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वर्किंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना, ये बात कही गई है कि ये एक लड़की है, ये चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और इसका वजन 40 kg है और ये जंप करती है 3 kg के एक कार्ट के ऊपर, ठीक है। तो जब वो जंप कर लेती है
तो टोटल वजन 43 हो गया। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, पहले ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जंप की थी, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो हम फिर से इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा लगाएंगे। ठीक है, कि बिफोर जंपिंग एंड आफ्टर जंपिंग मोमेंटा बराबर होना चाहिए। तो बिफोर जंपिंग उसका क्या मोमेंटा है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का क्या मोमेंटा है, तो 40 इंटू 5, 40 उसका वजन था और 5 उसकी स्पीड थी, और वहीं कार्ट उसका वजन 3 kg था और उसकी स्पीड 0 थी क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था, तो ये 0 हो गया। यानी कुल मिला के 200 kg मीटर पर सेकेंड उसका इनिशियल मोमेंटा था। ठीक है, तो टोटल मोमेंटा आफ्टर द इंटरैक्शन, जब वो जंप कर गई तो उसका टोटल मोमेंटा क्या था, तो टोटल मास कितना था 40 + 3 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ये हमको कैलकुलेट करनी है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द इंटरैक्शन, दैट इज 43v = 200, और हमें v की वैल्यू निकलेगी 200/43, दैट इज 4.65 मीटर पर सेकेंड की इसकी जो है वेलोसिटी आएगी। ठीक है, सो द गर्ल ऑन कार्ट वुड मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 4.65 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन इन विच द गर्ल जंप। तो जिस डायरेक्शन में गर्ल जंप करेगी उसी डायरेक्शन में जो है उसका मोमेंटा होगा और वो 4.65 मीटर की स्पीड से जो है जंप करेगी। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा से हमें कितने सारे मतलब सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं और ये हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि ये बात सही होती है। ठीक है, so 2 hockey players of opposite teams while trying to hit a hockey ball on the ground collide and immediately become entangled। तो आपने देखा होगा ना हॉकी का मैच, फुटबॉल का मैच, प्लेयर्स कई बार आपस में टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। ठीक है, या उनको चोट भी लगती है। तो इसी तरह का एक केस इसमें डिस्कस किया गया है कि एक प्लेयर है जिसका की मास 60 kg है और वो किस वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, वाइल जो दूसरा जो प्लेयर है उसका वजन 55 kg है और वो जो है इससे तेज चल रहा है, वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और दोनों आपस में आकर के टकरा गए। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल। जब वो दोनों टकरा जाएंगे आपस में तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे और कितने की वेलोसिटी से मूव करेंगे। Assume that the frictional force acting between the feet of the two players and the ground is 0। तो यहाँ पे कुछ आइडियल कंडीशंस ली गई हैं, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो 2 प्लेयर्स हैं। ठीक है, 2 प्लेयर्स हैं, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि एक का वजन 60 kg है, वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और दूसरे का वजन 55 kg है, वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और दोनों जो है टकरा गए और टकराने के बाद जो है दोनों गिर गए। तो हमें बताना है कि किस डायरेक्शन में वो दोनों गिरेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ द 2 entangled players आफ्टर द कोलिजन द टोटल मोमेंटम देन, तो अगर हम v जो फाइनल वेलोसिटी है दोनों की टकराने के बाद उसको v मान लें तो दोनों का हम पहले मोमेंटम निकाल देते हैं। फाइनल मोमेंटम वो है हमारा 60 + 55 इंटू v, तो ये हमारे पास आ गया 115v। और इनिशियल मोमेंटम जो है हमने यहाँ पे निकाला कि इनिशियल मोमेंटम जो है दोनों प्लेयर्स का हमने यहाँ पे निकाल दिया कि 60 इंटू 5 और 55 इंटू 6। तो टोटल जब हम टोटल मोमेंटा निकालेंगे तो जब हमने कैलकुलेट किया तो क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे तो हमें मोमेंटा जो है एक साइन के साथ मिलेगा, वो है -30 kg मीटर पर सेकेंड के जो है टोटल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम से आया। तो क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटा हमें पता है ये होता है। ठीक है, सो इक्वेटिंग द मोमेंटा ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी गेट वेलोसिटी इज इक्वल टू -30/115, दैट इज -2.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी आ गई कि दोनों प्लेयर कोलिजन के बाद इस वेलोसिटी से गिरेंगे और माइनस साइन हमें बताता है कि वो अपोजिट यानी कि राइट वाले जिसकी की वेलोसिटी ज्यादा है उसके साइड में गिरेंगे। ठीक है, thus the 2 entangled players would move with velocity 2.26 मीटर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, हमने राइट टू लेफ्ट एक कन्वेंशन ले रखा है कि राइट टू लेफ्ट को जो कि मूवमेंट को हम माइनस साइन से दिखाएंगे और लेफ्ट टू राइट के मूवमेंट को हम प्लस साइन से दिखाते हैं ऐसा कन्वेंशन है। ठीक है, डायरेक्शन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सो इन द डायरेक्शन द सेकेंड प्लेयर वाज मूविंग बिफोर द कोलिजन, तो
देखा आपने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को भी जो है सॉल्व कर लिया, ठीक है। सो अब हम एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया है कंजर्वेशन लॉज के बारे में कि एग्जैक्टली हमने बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं, तो इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑल कंजर्वेशन लॉज सच एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चार्ज एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फंडामेंटल लॉज है, मतलब ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हीं से मिल करके, मतलब ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ऐसा नहीं कि इस लॉ को हमने बनाया है अपनी सहूलियत के लिए, नहीं नहीं, हमें चीज़ों में ये लॉ ऑलरेडी देखने को मिलता है, ठीक है। सो दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, ना कि हमने बनाया है, ठीक है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ए कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो ये एक ज़रूरी बात है कि ये लॉ कभी भी प्रूव नहीं किया जा सकता कि ये है। हाँ, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स। ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और ये अगर हमें अपोजिट कुछ मिलेगा, इसके अगेंस्ट में कुछ मिलेगा, तो हम इस लॉ को डिसअप्रूव कर देंगे। लेकिन आज तक जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं सब में ये लॉ जो है सटीक बैठता है। इसीलिए हम कंजर्वेशन ऑफ लॉ को, जो कंजर्वेशन लॉज हैं वो बहुत पॉपुलर हैं और वो बहुत ज़्यादा हम उसको मानते हैं, ठीक है। सो एन एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज इन कन्फर्मिटी विद द लॉज वेरीफाई और सब्सटेंशिएट्स द लॉ। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स इस लॉ को प्रूव करते हैं या इसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स देते हैं, हम बोलते हैं कि ये लॉ को और मजबूत करता है, ठीक है। और वहीं पे इट डज नॉट प्रूव द लॉ, बट ये प्रूफ नहीं करता कि ऐसा होता ही है, ना, प्रूफ नहीं करता है, लेकिन हम ये कहते हैं कि हाँ ये ऐसा है, ठीक है। बस इस बात को बोलता है कि ऐसा ये होता है, लेकिन ये नहीं कि ऐसा ही होगा, ये चीज नहीं है, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड अ सिंगल एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट गो अगेंस्ट द लॉ इज इनफ टू डिसअप्रूव। लेकिन अगर कोई एक्सपेरिमेंट इस लॉ के अगेंस्ट में रिजल्ट शो करता है तो हम ये लॉ को नहीं मानेंगे, ठीक है। The law of conservation of momentum has been deduced from large number of observation and experiments। तो मैंने कहा जैसे कि law of conservation of momentum ऐसे नहीं कि दो बॉल की कोलिजन से ही हमने, जो अभी हमने पढ़ा कि दो बॉल चली ए और बी, केवल एक एक्सपेरिमेंट किया और इससे हमने लॉ ऑफ मोमेंटम बना दिया, नहीं। हमने लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत बारी एक ही एक्सपेरिमेंट को बहुत बारी रिपीट किया, हर बार उनको सेम रिजल्ट मिला, तब जाकर के कोई भी कंजर्वेशन लॉ को अप्रूवल मिलता है, ठीक है। सो दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड नियरली 3 centuries अगो। 300 साल पहले बनाया गया है ये लॉ। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट not a single situation has been realized so far that contradicts this law। ओके, सो सेवरल, मतलब एक भी एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं मिला है जो कि इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिसअप्रूव कर सके। तो ये लॉ इतना मतलब तगड़ा है, ठीक है। सो सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ एवरीडे लाइफ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती है जिसके के रीजन और जिसके के पीछे के कारण हम तलाशते हैं, तलाशने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं और इसके थ्रू उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो हम चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाते हैं और हमें अपने जवाब भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से, क्योंकि हमें ये जो, अगर हम ये माने, ये हाइपोथेसिस माने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के आंसर मिलते हैं। इस वजह से हम जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को मानते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये प्रूफ है, ठीक है, इसीलिए ऐसा कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ों को वेरीफाई करता है बट ये प्रूफ नहीं करता है, राइट। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। Thank you.